पढ़ेंगे तो हम लोग अब बिहार में हम लोग गुप्ता एम्पायर पढ़ लिए थे, ठीक है, पाल काल में बिहार, ठीक है। गुप्त के बाद बिहार में आपको पाल वंश का शासक आपको देखने को मिलेगा, पाल वंश का शासन आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखोगे 18वीं सदी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई। ये गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट, बंगाल बिहार के पाल शासक, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया। इस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता का माहौल था, ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 18वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी बंगाल में पाल वंश का मतलब क्या होता, उदय होता। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे पाल वंश का संस्थापक? गोपाल सर। धर्मपाल। बिल्कुल, तो ध्यान में रखेंगे इसका संस्थापक के बारे में गोपाल। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है दिख सर। रहा है। ये सर दिख रहा है सर। ठीक है, तो ध्यान रखें पाल वंश के संस्थापक की बात करें कौन है, गोपाल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा शासक की बात करें, पाल वंश का शासक जो धर्मपाल होता है, ठीक है। धर्मपाल का शासनकाल की बात करेंगे तो कब तक ये 1770 से लेकर मतलब जन्म इसका होगा 1810 तक धर्मपाल है। गोपाल के बाद उसका पुत्र की बात करें, धर्मपाल शासक बना, इसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। 1770 से लेकर 810 तक मतलब लंबा समय तक शासन जो था ये धर्मपाल आपको करता है, ठीक है। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक जो कन्नौज में हुए त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये कन्नौज को लेकर, ठीक है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज जो खाली हो गया था उसको लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था उसमें पाल शासक ने जो पहला पार्टिसिपेट किया वो कौन था, तो आपको धर्मपाल था। कौन था वो? धर्मपाल। तो वो धर्मपाल था, ठीक है। ध्यान में कौन थे, तो ध्यान रखेंगे वो धर्मपाल था, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मतलब क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। धर्मपाल की बात करेंगे बौद्ध मतावलंबी था। कौन था? धर्मपाल की बात करें बौद्ध मतावलंबी था। इसने गंगा नदी के दाहिने तट पर भागलपुर जिले के, ठीक है, अतिंचक में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाते। ये भी प्रश्न पूछा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, क्या बताएंगे? तो धर्मपाल ने धर्मपाल। करवाया था, ठीक है। इसने नालंदा महाविद्यालय को सहायता में 200 गांव भी मतलब स्वरूप में दिए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 200 गांव भी मतलब क्या किया था, तो दान में दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए? जी सर। तो यस सबसे सर। पहले इसने क्या किया था, तो ये धर्मपाल जो था पाल वंश का दूसरा शासक था, बौद्ध धर्मावलंबी था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष सर चल रहा था, ठीक गोपाल है, के इसमें भी बारे में इसने नहीं बताया सर। ये सर गोपाल छूट गया गोपाल ऊपर, धर्मपाल पे गोपाल था। के बारे में, अच्छा गोपाल छूट गया क्या? अच्छा अच्छा यस अच्छा हाँ अच्छा सर, सर। मतलब पता है सर, अच्छा। फिर भी थोड़ा बता देते हैं सही होता। गोपाल की बात करेंगे 1750 में शासक बनता है, 1770। देखिए गोपाल एक ऐसा शासक जो था ना, ठीक है, पाल वंश का कोई भी पहला से कोई जड़ें ऐसी नहीं थी क्योंकि पहले कोई शासक वगैरह का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। गोपाल एक ऐसा शासक था जो जनता के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि आप देखेंगे उस समय बिहार में बहुत अधिक अराजकता का माहौल फैला हुआ था। बिहार पूरे बंगाल में कोई शासक ही नहीं था, क्योंकि हर्ष के बाद जो वैकेंट जो क्रिएट होता है ना, हर्ष के बाद जो वैकेंट जो क्रिएट होता है उस तरह का कोई शासक नहीं आता। तो बहुत सारे जो उस समय के सामंत वगैरह थे भी समाज के जो संपन्न वर्ग थे उनको एक राजा की आवश्यकता महसूस हुई, तो गोपाल के पास जानते जाते हैं और उनको बोलते हैं तुम मेरा शासक बन जाओ, ठीक है। तो पाल वंश का स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। मुंगेर इसकी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, पालों की राजधानी कहाँ थी, तब मुंगेर इसकी राजधानी मुंगेर। थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसने बौद्ध धर्म विचारों का विशेष संरक्षण दिया। अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उदंतपुरी में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो गोपाल ने करवाया, ठीक है। गोपाल। 20 वर्ष तक शासन रहेगा और इसका पुत्र धर्मपाल 40 वर्षों तक शासन रहेगा, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सब प्रमुख विराज अतीश दीपंकर श्री ज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य बना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का एक छात्र जो था अतीश दीपंकर श्री ज्ञान था, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या बोलते हैं उसके प्रधाना आचार्य भी बनता, मतलब प्रिंसिपल एक तरह से बना, ठीक है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था। अब बात करेंगे ये आपको उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें, ये कहाँ पे पड़ेगा, तो बिहार शरीफ में पड़ेगा, ठीक है। दोनों के दोनों पाल शासक संबंधित है। ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय से 200 गांव दान स्वरूप में किसने दिए थे, तो धर्मपाल ने दिए थे, ठीक है, धर्मपाल। ध्यान में रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय था तथा महाविहार था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो दूसरा विश्वविद्यालय था और महाविहार था। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ राजकीय प्रभुत्व से मुक्त था, वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य अधिकारी राजा होता था, ठीक है। यहाँ पे कार्यकारी सारी चीजें राजा के पास थी, जिसके कारण विक्रमशिला का कार्य राज्य कोष से संचालित होता तो विक्रमशिला को राजकीय विश्वविद्यालय माना जाता था, ठीक है। जबकि मतलब बात करेंगे ये जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय था, राजकीय विश्वविद्यालय नहीं था, ठीक है, राजकीय प्रभुत्व से मुक्त था। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें राजकीय विश्वविद्यालय इसे मानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपसे धर्मपाल को परम परम सौगात कहा गया, ठीक है। इनकी राज्यसभा में प्रसिद्ध लेखक
जो थे हरिभद्र था, ठीक है। हरिभद्र जो था इन्हीं के दरबार में रहते थे। गुजराती कवि सोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापद के स्वामी के संज्ञा से संबोधित किया। तो उत्तरापद के स्वामी की बात करेंगे किसे, तो धर्मपाल को कहा जाता है कि गुजराती कवि सोड्ढल ने इन्हें धर्मपाल को उत्तरापद के स्वामी भी कहा है, ठीक है। उसके बाद शासक आएंगे देवपाल। इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में, ठीक है, प्रयाग ज्योतिषपुर जो कामरूप के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान स्वरूप में असम को भी जानते हैं, को उत्तर में नेपाल और पूर्वी पूर्वी सागर तट पे उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसके बाद विदेशी यात्री सुलेमान की महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ठीक है। तो देवपाल के बारे में विदेशी यात्री सुलेमान जो था, अरब यात्री था, उसने भी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी दी है। विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदयपुरी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण। सर वॉइस नहीं आ रही है। ये सर आवाज नहीं आ रही सर आपके। आवाज नहीं आ रहा सर। सर है ही नहीं। आ गई अभी सही है क्या? हेलो, हाँ सही है ठीक सर। है सर। नेट ये यस दिख रहा है सर। क्या स्क्रीन? नहीं आप नहीं सर, दिख नहीं रहा सर, सर। स्क्रीन चली गया। नेपाल के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ध्यान रखें मुंगेर को राजधानी इसने बनाया था। विस्तारवादी नीति का पालन किया। प्रयाग ज्योतिषपुर उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसके बारे में कौन जानकारी देता है, तो सुलेमान जो था इसके बारे में जानकारी आपको देता है। विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतपुरी जो था बिहार शरीफ, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, धर्मपाल ने करवाया था। लेकिन वहां पे एक ना ये क्या करता है, एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाता है देवपाल ने, ठीक है। ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। देवपाल भी बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके लेखों को उसे परम सौगत कहा जाता है, ठीक है। तो जावा का शासक जो था, जिसका नाम था बालपुत्र देव था, क्या नाम था उसका? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव था। उसने मतलब अनुरोध किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, ठीक है। तो उसके अनुदान में नालंदा विश्वविद्यालय को 5 गांव कौन दे दिया था? देवपाल ने दे दिया था। किसने दे दिया था? तो देवपाल ने देवपाल दे दिया सर। था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका महिपाल प्रथम आता है। तो देवपाल के बाद पाल वंश का पतन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात 988 ईस्वी में महिपाल शासक बने, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हुआ। इसके पश्चात 988 में महिपाल शासक बना, जिसे मतलब क्या बोलते हैं? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक तो आप लोग जानते हैं कौन है, ठीक है, गोपाल है, ठीक है। लेकिन द्वितीय संस्थापक की बात करें क्या बताएंगे, तो महिपाल प्रथम। पाल शासकों के समय महिपाल में, सिंह। ठीक है, शांत रक्षित और अतीश दिवंकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की और कालांतर में धर्म स्वामी नाम के विद्वान तिब्बत से भारत आया, ठीक है। तो धर्म स्वामी जो था एक तिब्बती बौद्ध गुरु था, वो मतलब तिब्बत से भारत आता है, ठीक। अतीश दीपंकर की बात करेंगे तो ये बौद्ध विद्वान जो था, इन लोगों ने तिब्बत की यात्रा की, ठीक है। तो ये शांत रक्षित अतीश दीपंकर ये भारत के बौद्ध विद्वान थे, ये तिब्बत गए, ठीक है। तिब्बत से धर्म स्वामी जो था ये पाल वंश के समय ही मतलब क्या होता है, भारत की यात्रा करता है। तो शांत रक्षित और अतीश दीपंकर कहाँ गए? तिब्बत गए, ठीक है। और उधर से मतलब कौन आया था? धर्म स्वामी मतलब आया, ठीक है। और 1023 में चोल शासक राजेंद्र चोल ने युद्ध में महिपाल को बड़ी पराजय हुई, ठीक है। इसके बाद पाल शासक कमजोर होते हुए, ठीक है, 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के साथ ही बिहार में पाल वंश का अंत हो गया, ठीक है। तो अगर पूछेंगे पाल वंश का अंतिम शासक की बात करें कौन हो जाएगा, तो महिपाल हो जाएगा, महिपाल। ठीक है। किससे पराजित हुआ? तो राजेंद्र चोल से, ठीक है। अब यहाँ पे राजेंद्र चोल ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे? तो ये सारे के सारे किसके लिए लड़ रहे थे? तो कन्नौज को लेकर। कन्नौज के लिए। कन्नौज के लेके कौन कौन लड़ रहे थे? तो तो चोल राजेंद्र चोल थे। सर साउथ से इधर आ गया था। तो चोल चोल शामिल था ना इसमें, चोल था, पाल था, और कौन था? प्रतिहार था, क्या बोलते थे? प्रतिहार प्रतिहार। प्रतिहार था, ठीक है। ध्यान में रखें। तो आखिरी रूप से विजय किसकी होती है? तो गुर्जर प्रतिहारों का कन्नौज पे मतलब विजय प्राप्त इन्हीं को होता है, ठीक है। तो चोल भी शामिल थे, पाल भी शायद। पाल से पहले इस कन्नौज के त्रिपक्षीय संघ है, ट्राइपलेट स्ट्रगल कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन शामिल हुआ था पाल की तरफ से? तो धर्मपाल शामिल हुआ था। कौन हुआ था? धर्मपाल शामिल हुआ था, ठीक है।
अब बात है जिबूती वाहन। जिबूती वाहन की बात की इन्होंने किताब लिखा था दया भाग। दया भाग की रचना का जिबूती वाहन पाल शासकों के संरक्षण प्राप्त था। तारानाथ ने संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित के, ठीक है, नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक बताया, ठीक है। तो इस वंश का अंतिम शासक, ठीक है, तारानाथ ने, ठीक है, तारानाथ ने संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को, ठीक है, रामपाल चरित के नायक कौन थे? रामपाल थे। इस वंश का मतलब अंतिम शासक बताया, ठीक है। तारानाथ ने संध्याकर नंदी द्वारा रचित, ठीक है, ठीक है, संध्याकर नंदी ने क्या लिखा? रामपाल चरित। क्या लिखा? रामपाल रामपाल चरित। चरित। रामपाल चरित के नायक कौन है? तो रामपाल है, ठीक है। तो इसमें रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक बनाया गया, ठीक है। तारानाथ की बात करेंगे तो ये भी मतलब एक तिब्बती बौद्ध गुरु थे, ठीक है। इनके द्वारा जो लिखा गया, तारानाथ के द्वारा क्या लिखा गया है? रामपाल रामपाल चरित्र ना। चरित सर। अरे तारानाथ ने क्या लिखा है? संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित लिखा। तारानाथ का भी किताब है, ठीक है। एक इतना बार हाँ, बताया होंगे तंगीर, कंगीर। ऐसा लग रहा है जैसे कभी नहीं सुने। तंगीर कंगीर किसने लिखा? तारानाथ का ही है, ठीक है। नहीं सुने क्या तंगीर कंगीर? बौद्ध ग्रंथ है ये। नहीं आप नहीं सुने बताए हैं हैं? सर। हाँ सुने थे। सुने हैं। ये तारानाथ ही था जो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताता है, ठीक है। बाकी बिंदुसार ने किसी भी राज्यों को नहीं जीता था, ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है, लेकिन तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया, ठीक है। समझ गए? हम्म। तो इस तरीके से आपने गुप्ता पढ़ा, गुप्ता का, और पाल पढ़ लिया, ठीक है। पाल से एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, फटाक फटाक रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। चलिए, पाल वंश के संस्थापक का नाम बताइए। गोपाल सर। गोपाल। चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो था किस चीज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष था? गुर्जर नॉर्थ को लेकर प्रतिहार सर। राष्ट्र। कन्नौज को लेकर, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में यस। कौन कौन शामिल थे, क्या बताएंगे? चोल पाल गुर्जर और प्रतिहार राष्ट्र और प्रतिहार। पाल। प्रतिहार सर। गुर्जर प्रतिहार में चोल शामिल था कि राजपूत शामिल था? सर राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार नहीं था वही। राष्ट्र। अरे, हम्म। राजपूत शामिल था, ठीक है, राजपूत शामिल था, ठीक है, चोल शामिल था, और ध्यान रखें क्या नाम था इसका? पाल शामिल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे पाल वंश के संस्थापक। गोपाल सर। गोपाल कितने गोपाल वर्षों तक शासन करेंगे ये? 20 वर्षों के लिए 20 सर। साल। 40 वर्षों तक, ठीक है। 20 सॉरी, वर्ष के लिए सर। गोपाल 20 40 में वर्ष। सर। धर्मपाल 40 वर्ष, धर्मपाल गोपाल 40 सर। 20 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर मुंगेर था, सर। ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। मुंगेर। बात करेंगे गोपाल में गोपाल की बात की, कहाँ पे एक बौद्ध मठ, कहाँ पे मतलब बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया? एक मठ था विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे करवाया? उदनपुरी। बिहार उदंतपुरी में, सर। ठीक है, ध्यान उदनपुरी रखेंगे। बिहार उदंतपुर शरीफ। में, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का प्रथम विद्यार्थी के नाम का बताया क्या था? अतीश दीपंकर श्रीज्ञान दीपंकर। था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कि दीपंकर कहाँ श्री चला? ज्ञान। तो विक्रम विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य। ये तिब्बत की यात्रा पे भी गया था, ठीक है, ध्यान में किसकी यात्रा पे गया था? तो तिब्बत की यात्रा पे भी गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बात करें धर्मपाल का शासनकाल 70 से लेकर 810 तक रहता। कितने वर्षों का? 40 वर्षों का रहता था। इसी कन्नौज में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। धर्मपाल पहला शासक था जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, ये भी आपको ध्यान रखें, ठीक है। 200 गांव दान दिए थे। किसे दिए थे इसने 200 गांव दान? तो नंदा महाविहार को, विक्रम शहारतियार सिंह। 200 गांव नालंदा को, ठीक है। किसको दिया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। नंदा महाविहार को सहायता के लिए 200 गांव मतलब दान में दिए थे, धर्मपाल ने दिए थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चलिए, इधर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था राजकीय विश्वविद्यालय था, जबकि नंदा विश्वविद्यालय की बात करें राजकीय प्रभुत्व से मतलब क्या थी? तो मुक्त थी, ठीक है। उत्तापद के स्वामी किसे कहते थे? धर्मपाल को उत्तापद के स्वामी किसने कहा था? स्वधल ने कहा था, ठीक है। देवपाल ने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। प्रयाग ज्योतिषपुर के साथ साथ, ठीक है, उत्तर में नेपाल, पूर्व में सागर तट, उड़ीसा तक अपनी सत्ता का मतलब क्या किया था? इसने मतलब क्या किया था? विस्तार किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देवपाल की बात करें, जावा का शासक का नाम क्या था? जिसके कहने पर इसने मतलब 5 गांव को मतलब नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव को मतलब दान में दिया था, ठीक है। जावा का शासक का नाम बताइए, क्या नाम था? बलपुत्र देव सर। बालपुत्र देव नाम था। क्या था? बालपुत्र देव नाम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दिवंकर, अतीश दिवंकर की बात करेंगे तो ये मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का छात्र था, जो कि बाद में जाके, ठीक है, किसका छात्र था ये नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तो ये प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। प्रधानाचार्य था। छात्र किसका था? किसका छात्र? उससे पहले वाला कौन था? और वैशाली को क्या बोलते हैं? उदंतपुरी का ये छात्र हुआ करता उदंतपुरी। था, ठीक है। उदंतपुरी और का। बाद में जाके कहा जा रहा है तिब्बत की यात्रा पे भी जाता, ठीक है। संता रक्षित और अतीश दीपंकर तिब्बत किया था। उधर से कौन आता? तिब्बत की से भारत में धर्म स्वामी आते हैं, ठीक है। धर्म स्वामी चलिए, सर। जिबूती वाहन ने क्या लिखा?
जिबूती बहार ने किसकी रचना की? रामपाल तो दया चरित। भाग की रचना की। अरे क्या आप लोग दाई उल्टा भाग सीधा का। बोला, दया भाग क्या है ना ये? हाँ। ये सर दया भाग का। संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित को लिखा है। जी जी। सर। इसके नायक कौन है? रामपाल है, जो कि अंतिम पाल शासक माने जाते हैं। ठीक है, तारानाथ ने संध्याकर नंदी के द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है। अब आते हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश क्या थे। मिथिला के कर्नाट वंश। ठीक है, इससे बीपीएससी बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में पाल वंश के शासक रामपाल के शासन काल में नान्य देव। ठीक है, नाम क्या था? नान्य देव। इनका नाम याद रखिए, रट लीजिए एकदम माला बना के, कई बार पूछा है। ठीक है, नान्य देव ने, ठीक है, 1097 से मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। नेपाल का क्षेत्र इसी वंश के अधीन था। मिथिला के कर्नाट वंश के अधीन ही आपको नेपाल का मतलब क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। नान्य देव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की। ठीक है, इससे प्रश्न खूब पूछता है, ध्यान में रखेंगे। तो मिथिला के कर्नाट वंश की नींव किसने रखी? तो क्या बताएंगे? अ, न्यायन देव सर वही। नान्य देव। नान्य देव। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, नान्य देव। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा? नान्य देव हो जाएगा। ठीक है, और कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसने धारण की थी? इन्हीं ने धारण की। ठीक है, नान्य देव ने नान्य है देव का सर। पुत्र, नान्य देव का पुत्र गर्ग देव एक अयोग्य शासक प्रशासक था, जिसकी राजधानी शिमरावगढ़ थी। ठीक है, इनका पुत्र जो था एक, इसका पुत्र की बात करेंगे, गंगदेव की बात की, योग्य प्रशासक था, जिसकी राजधानी का थी सिमरावगढ़ थी। याद रख लीजिए, पूछता है कई बार। ठीक है, सिमरावगढ़ जो अब कहाँ पे है? तो नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। बंगाल पे सफल आक्रमण के कारण गंगदेव को गौर ध्वज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिमरावगढ़ जो था, ये नान्यदेव का पुत्र गंगदेव की राजधानी जो थी, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार प्रश्न इससे पूछा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब बख्तियार खिलजी का बिहार के क्षेत्र पे आक्रमण होता है, तब कर्नाट वंश के शासक जो था नरसिंह देव थे। कौन थे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बख्तियार नरसिंह खिलजी देव। का जब मतलब क्या होता है, जब बिहार पे जब आक्रमण जब करता है, तो उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव। नरसिंह देव नरसिंह था। देव। नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों का अधिकार था। तो यहाँ पे उसे लड़ाई नहीं करते, उसको नजराना देते हैं। ठीक है, उसको नजराना देते हैं खुश करके, उसको लौटने के लिए कहा जाता है। नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा का क्षेत्रों पर अधिक था। राम सिंह के शासनकाल में, ठीक है, तुगरिल तुगन ने मिथिला राज्य पे असफल सैनिक अभियान किया, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने की है। ठीक है, तो राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगन ने क्या किया? मिथिला राज्य पर असफल सैनिक अभियान किया, जिसकी चर्चा कौन करते हैं? तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने की है। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक के पराजित होने पर हरि सिंह ने नेपाल चला। ग्यासुद्दीन तुगलक से पराजित होकर हरि सिंह कहाँ चला जाता है? नेपाल चला गया। नेपाल से। नेपाल के तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा का शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को जाता है। ठीक है, हरि सिंह को जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहेंगे हरि सिंह की जगह ग्यासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए। इसका शासन निचले मैदानी क्षेत्र में तिरहुत तराई से पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर कोइनारा वंश का राज्य स्थापित हुआ। हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते, लेकिन 14वीं सदी के अंत के दशक में उनका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे, एक तरफ से देखा जाए तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो थे हरि सिंह ही माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां से मिथिला सिंह की कहानी समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो इनसे कई बार प्रश्न बीपीएससी ने पूछा। सबसे पहला प्रश्न पूछा, मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या बताएंगे? नान्य देव। नान्यदेव हो नान्यदेव। जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएगा? नान्यदेव हो जाएगा। ठीक है, नान्यदेव की बात करेंगे तो इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि मतलब धारण की थी। इनका पुत्र का नाम गंगदेव था। ठीक है, जिनकी राजधानी की बात करें सिमरावगढ़ थी, जो कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने मतलब गौर ध्वज की उपाधि भी धारण की थी। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किसके समय होता है? उस समय शासक नरसिंह देव थे। उनको नजराना देकर संतुष्ट करके वापस चलने के लिए किया जाता है। राम सिंह के समय में तुगरिल तुगन ने मिथिला राज्य पर असफल सैनिक अभियान किया, किंतु इसकी चर्चा किसने की है? तो तिब्बती धर्म स्वामी ने की है। ग्यासुद्दीन तुगलक से पराजित होने पर हरि सिंह की बात करेंगे, तो हरि सिंह नेपाल चला गया, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी देख, ग्यासुद्दीन तुगलक से पराजित होने हरि सिंह नेपाल जाता है, तो नेपाल के तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा का श्रेय हरि सिंह को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हरि सिंह की जगह ग्यासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया। और हरि सिंह ने नेपाल में आप देखेंगे तो मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह शासक हुए, लेकिन अंतिम शासक हरि सिंह को ही मानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
वहां पे बात करेंगे तो आपको कौन सा वंश आता है, ठीक है, तो बैनवार आज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मिथिला में एक नया वंश आता, बिहार में एक नया वंश आता जिसका नाम बैनवार वंश। कौन सा वंश है? बैनवार वंश। ये क्या बैनवार। था? तो 14वीं सदी में तिरहुत में मुसलमानों के अधिकार के पश्चात फिरोज तुगलक द्वारा एक नए राजवंश बैनवार वंश की स्थापना की। ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, तिरहुत पे मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। तो मुसलमानों का अधिकार जब तिरहुत पे जब हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे फिरोज तुगलक के द्वारा एक नए राजवंश की नींव रखी जाएगी। इसको बैनवार वंश कहते हैं। क्या कहते हैं इस वंश को? तो बैनवार वंश के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको बैनवार वंश, क्या नाम है इस वंश का? बैनवार वंश। बैनवार वंश में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए जिनमें महाराजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। तो बैनवार वंश के जो बहुत सारे शासक उनमें से महाराजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा शिव सिंह छत्र छाया में मैथिल कवि विद्यापति ने अपने काव्य कृतिलता की रचना की, ठीक है। तो बैनवार वंश से संबंधित जो है विद्यापति है, ठीक है। विद्यापति जो है महाराजा शिव सिंह के दरबार में थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब उन्हीं के छत्र छाया में इन्होंने कृतिलता, कृतिलता किनकी रचना है? तो विद्यापति की रचना। किनकी रचना है? विद्यापति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों अफगानों के बीच में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दरभंगा राजवंश जो अभी आप देखते हैं उसकी स्थापना किसने किया था? महेश ठाकुर ने किया था। किसने किया था? महेश ठाकुर ने किया था, ध्यान में रखेंगे। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया था, ठीक है। तो मिथिला का राज्य किसे दे दिया गया था? ठीक है, अकबर ने महेश ठाकुर को दे दिया था उनके विद्वता से प्रसन्न होकर। महेश ठाकुर के वंश शासकों का आधुनिक युग में मिथिला की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया, ठीक है। दरभंगा राजवंश को चंदेश्वर का काल 14वीं सदी तक माना जाता है। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल 14वीं सदी तक माना जाता है। चंदेश्वर ने, ठीक है, चंदेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, कीर्ति रत्नाकर का संकलन किया। कीर्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु हरि तथा शिव के मतलब क्या थे? उपासक थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा आपको, बैनवार वंश के संस्थापक की स्थापना किसने की? तो महाराजा शिव सिंह ने। किसने की? अरे फिरोज तुगलक के द्वारा वंश स्थापित हुआ, लेकिन इस वंश का प्रसिद्ध शासक की बात करेंगे कौन है? महाराजा शिव सिंह, ठीक है। महाराजा शिव सिंह के से संबंधित कौन है? तो मैथिली कवि विद्यापति। विद्यापति ने किसकी रचना की थी? कृतिलता की रचना की। किसकी रचना की? तो कृतिलता की रचना की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महेश ठाकुर के द्वारा स्थापित वंश कौन था? दरभंगा राजवंश जो था महेश ठाकुर के द्वारा स्थापित है, ध्यान में रखेंगे। अब मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर के विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य भी दे दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चेरो राजवंश वगैरह जो है सो कल के क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये करवा दो, चेरो करवा दो, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, करवा दो चेरो। करवा दीजिए सर। करवा देता हूँ, ठीक है। चेरो राजवंश की बात करें, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ है, ठीक है। और चेरो राजवंश जो था एक जनजातीय राजवंश था, ठीक है, जिनमें चेरो राजवंश का प्रमुख था। चेरो राजवंश से शाहाबाद पटना के पास था, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की शक्तिशाली रखी, जो कि लगभग 300 वर्षों तक कायम हुआ, ठीक है। चेरो राजवंश की बात करें, बिहार अभी वर्तमान में झारखंड सब में था, ठीक है। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 थे, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर एवं सासाराम। पहला राज्य घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय की बात करें बिहिया था। दूसरा राज्य तो भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमरांव में 1 मील दूर तिरावन में स्थित था। यहाँ का राजा की बात करें सीताराम राय था। तीसरा राज्य का मुख्यालय वर्तमान कैमूर जिला का चैनपुर था, जहां का राजा की बात करेंगे तो सालाबाहिम था। चौथा राज्य की बात करें सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था, जहां का राजा फूलचंद था। फूलचंद को जगदीशपुर मेले के उद्घाटन करने का श्रेय जगदीशपुर मेले को शुरू करने का श्रेय किसे जाता था? फूलचंद को जाता। किसे जाता? फूलचंद को। पलामू के चेरो राज्य का सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। 1660 में चेरो को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। अब इसको रिपीट करवा तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पाल वंश के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें किस राजवंश का प्रमुख था? जनजातीय राज्यों में कौन सा प्रमुख था? चेरो का। बिल्कुल, चेरो राज्य जो था जनजातीय राज्य में क्या था? प्रमुख था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चेरो राज्य का उदय कहाँ पे? शाहाबाद में हुआ, सारण में हुआ, चंपारण में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, पलामू में हुआ, ठीक है। में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला जो कि लगभग कितने वर्षों तक चली? तो 300 वर्षों तक आपको ये राज्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शाहाबाद जिले में 4 राज्य थे। शाहाबाद जिले की बात करें उसमें 4 राज्य थे। पहला का घुघलिया,
दूसरा भोजपुर, तीसरा चैनपुर और चौथा कौन था? सासाराम था। सासाराम। पहला राज्य की बात करेंगे घुघुलिया राज्य, चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय क्या था? बिहिया था। पहला राज्य था घुघुलिया था, जिसका मुख्यालय क्या था? बिहिया था। दूसरा राज्य की बात करें भोजपुर था, ठीक है, ध्यान में, क्योंकि शाहाबाद जिले में था। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ था? डुमराव से 1 मील दूर, ठीक है, तिरावन में स्थित था, ठीक है, नहीं, डुमराव से 1 मील दूर तिरावन में स्थित था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे यहाँ का राजा कौन था, तो यहाँ का राजा जो था सीताराम राय था। तीसरा राज्य का मुख्यालय की बात करें, वर्तमान कैमूर जिला का कौन सा स्थान था? कैमूर जिला का कौन था? चैनपुर था, ठीक है। यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा की बात करेंगे तो सलाबाहिन था। क्या था? यहाँ का राजा कौन था? सलाबाहिन था। चौथा राज्य की बात करेंगे, चौथा राज्य सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था। यहाँ का राजा का नाम क्या था? सासाराम का राजा का नाम फूलचंद था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जगदीशपुर मेले, जगदीशपुर मेले शुरू करने का श्रेय किसे जाता था? चेरो वंश के फूलचंद को। किसे जाता है? फूलचंद को, ठीक है। पलामू में भी ये राज्य स्थापित हुआ था। पलामू में चेरो सबसे महान शासक की बात करें, मेदिनी राय था। क्या नाम था इसका? मेदिनी राय, ठीक है, ध्यान रखें। जिसका राज्य की बात करें दाऊद नगर एवं अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम था? प्रताप राय। क्या नाम था उनका? प्रताप राय। जिसके शासन में 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः 1660 में चेरो को मुगलों में मतलब क्या कर लिया गया? मिला लिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब मिला लिया गया? तो 1660 में इसको मिला लिया गया। आप चलते थोड़ा बैनवार को भी कर लेते, ठीक है। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में मुसलमानों के अधिकार के पश्चात फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक नए राजवंश बैनवार की स्थापना की गई। अब बैनवार वंश का प्रथम शासक की बात करें, महाराजा क्या था? तो महाराजा शिव सिंह थे, ठीक है। अब महाराजा शिव सिंह की बात करें, महाराजा शिव सिंह के छत्र छाया में क्या होता है? तो मैथिली कवि विद्यापति ने अपने काव्य कीर्तिलता की रचना की थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तुर्क अफगान राज्य, ठीक है, तुर्क अफगान राज्य के पतन के काल में भारत पर अधिकार जमाने तो मुगलों और अफगानों के बीच में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। महेश ठाकुर के द्वारा स्थापित वंश का नाम क्या था? महेश ठाकुर के द्वारा जिसको स्थापित किया गया तो दरभंगा, ठीक है, ध्यान में रखें, दरभंगा राजवंश था, ठीक है। और बाद में किस शासक ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार से मिथिला राज्य का दर्जा मिश्र राज्य का दे दिया? अकबर ने दे दिया, ठीक है। और महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग में मिथिला की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शक भी रखा, ठीक है। दरभंगा राजवंश में बात करेंगे तो दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर का काल 14वीं सदी तक माना जाता है, ठीक है। चंद्रेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कीर्ति रत्नाकर का संकलन किया, ठीक है। कौन सा? कीर्ति रत्नाकर का संकलन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। और कीर्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार, कीर्ति रत्नाकर की रचना चंद्रेश्वर ने किया था। इस ग्रंथ के अनुसार 13वीं से 14वीं शताब्दी में मिथिला के लोग जो थे विष्णु हरि तथा विश्व के मतलब शिव के मतलब क्या थे? उपासक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए? ये सारे के सारे प्रश्न जो थे बिहार से ही थे। इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, ताकि मैंने सारे को प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको याद रखे, ठीक है। बिहार से बात करें तो अकेले अकेले 30 प्रश्न का वेटेज आपको बीपीएससी में आपको देखने को मिलता है। 30+ प्रश्न का वेटेज देखने को मिलता है, जो कि रिजल्ट कायम में बहुत अधिक भूमिका निभाती है, ठीक है। और हम तो केबीसी नैनो के साथ साथ और भी बहुत कुछ बिहार के लेकर पढ़ाई रहे डिटेल्स में, तो एग्जाम में प्रश्न तो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कल भोजपुर के उज्जैन वंश के शासक के देखेंगे, ठीक है, नुहानी वंश को देखेंगे, ठीक है। करवा दे, खत्म करवा दे क्या? उसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव ही बचेगा। जी सर, करवा दीजिए। करवा दे खत्म इसको। सर खत्म करवाइएगा ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारा नेम है एक दिन में ऐसे। तो नेम क्या है तो रिवीजन करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं। इसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव है तो खत्म ही कर देते हैं, फिर दोबारा रिवीजन तो चलेगा ही ना। और मैं तो 9 महीने आपके लिए 18 महीने का प्लान में बाइक बन कीजिए। आपके पास 9 महीने की, कम से कम बिहार में 5 बार खत्म आपका करवा दूंगा, रटवा दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने जो भी 699 पे किया है ना, ठीक है, 9 बार 7 से 8 बार बिहार आपको खत्म करूंगा केबीसी नैनो पर आके, ठीक है। हम तो एक दिन में मेडिवल हिस्ट्री, एक दिन में मतलब क्या बोलते हैं प्राचीन, एक दिन में मॉडर्न खत्म करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। 8 से 9 बार आपका बिहार समाप्त होगा। मुंह पे प्रश्न याद होगा, बोल तो रहे बिहार, ठीक है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी का एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मैं लिखित में दे रहा हूँ, अभी रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। इसका एक भी प्रश्न मेरे क्लास से बाहर से आया तो फिर आप कहिएगा सर ये आपने नहीं बताया था। एक भी क्वेश्चन बीपीएससी में बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चल हाँ, मैं साइंस का गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है, बिहार करंट अफेयर से 100 नंबर का मैंने टारगेट रखा। 100 नंबर में एक प्रश्न भी आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हाँ मैथ वगैरह 10 क्वेश्चन है तो वो सब भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ठीक है। साइंस आप से चलिए 25-30 रहता है क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन साइंस। एनसीईआरटी पूरा करवा देंगे साइंस में, ठीक है, चिंता मत कीजिए, एनसीईआरटी पूरा साइंस में आपका होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी पूरा साइंस में होगा, ठीक है। इस बैच में एनसी आपने आप लोगों ने जो बैच लिया उसमें एनसीईआरटी का कोर्स इंक्लूड है। अब चलेंगे आगे। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक क्या था ये, तो देखेंगे आप, ठीक है। धार धार मालवा पे 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज व अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट कीकट की बात करें, शाहवाद एवं पलामू के क्षेत्र में चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली, ठीक है। इसका मूल निवास था उज्जैन था, अतः ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। तो भोजपुर में उज्जैन वंशीय शासक देखेंगे तो धार मालवा पे 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, आक्रमण हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज व अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट शाहबाद में पलामू के क्षेत्र में चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। इनका मूल निवास स्थान उज्जैन था तथा ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। जी सर। चेरो राजा ने उज्जैनी राजपूतों का गंगा नदी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उनका पुत्र मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद पुत्र उसका, ठीक है, सहसबल राजा बना। सहसबल ने भोजराज को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने सहसबल को 1324 में मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया में भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। तो अगर पूछेगा चेरो राज्य जो देख रहे जो कि 300 वर्षों तक चला था, उस पर अधिकार किसने कर लिया, तो उस पर अधिकार की बात करेंगे तो किसने कर लिया, तो देवराज ने, ठीक है। किसने, देवराज ने, ठीक है। देवराज किसका पुत्र था, तो देवराज जो था भोजराज का पुत्र था, ठीक है, भोजराज का पुत्र। भोजराज जब चेरो राजा के पास में आता है तो चेरो राजा जो उस समय कौन थे, मुकुंद। चेरो राजा मुकुंद था। मुकुंद जो थे उनको अपना क्या देते थे, अपना मतलब कुछ क्षेत्र उनको दे देते हैं, मतलब शासन करने के लिए। लेकिन बाद में भोजराज जब शासक जब बनता है, ठीक है, क्या मतलब भोजराज जब शासक बनता है तो क्या करता है, देवराज की मतलब हत्या कर देता है, ठीक है। सॉरी, भोजराज जब शासक जब बनता है, नहीं नहीं भोजराज नहीं बनता, क्या बनता है इसका शासक, हाँ ठीक है। देवराज बनता है ना शासक। देखिए चेरो मुकुंद को राजा ने मार के। उज्जैनी राजपूत के गंगा घाटी का राजगीर तो दे दिया, लेकिन अब मुस्लिम आक्रमण से चेरो राजा मुकुंद की मतलब मर जाता, मुकुंद मर जाता है, ठीक है। चेर राजा जो था मुकुंद था वो मर जाता, उसके बाद उसका पुत्र जो था सहसबल राजा बना, ठीक है। सहसबल ने भोजराज को मार डाला, ठीक है, भोजराज को मार डाला। और उसका बेटा जो था देवराज जो था उसने सहसबल को मार डाला, ठीक है, मतलब विवाह का बदला बेटा लिया, ठीक है। और 1324 में मारकर चेरो राज्य की अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की देवराज ने, ठीक है। संतन सिंह के नाम से मतलब संतन सिंह के नाम से भोजपुर पे राज्य किया। संतन सिंह ने 1344 में मृत्यु हो गई। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः लगभग 1457 में भोजपुर पे अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना मतलब केंद्र बनाया, ठीक है। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों का नेता बना, जो बिहार के सूबेदार जमाल खान से पराजित होकर, ठीक है, जंगलों में भाग गया तथा दावा को अपना केंद्र बनाया। सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खान और उसके पुत्र शेर खान ने उज्जैनों के साथ अच्छे संबंध है, ठीक है। हसन खान, शेर खान जिनको बाद में शेरशाह सूरी बना, उनके उज्जैनों के साथ मतलब क्या थे, अच्छे संबंध थे। राजा राम शाही ने उज्जैनों की राजधानी के दावा को पुनः बिहटा में हस्तांतरित की। कलांतर में राजा नारायणमल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनः उत्थान हुआ तथा बक्सर को उसका प्रमुख केंद्र बना। उज्जैनों और चेरो के बीच में 1611 के बीच में एक बड़ा संघर्ष हुआ उज्जैनों और चेरो के बीच में, जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैनी जो थे विजयी हुई, ठीक है। इसके पश्चात उज्जैन साथ बक्सर, डुमराव और जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मौजूद सेक्टर शक्ति के रूप में उभरे तथा ये स्थिति ब्रिटिश काल तक मतलब बनी हुई थी उज्जैनों की स्थिति, ठीक है। तो ये आपका जो था संक्षेप में कहानी था किसका, तो बक्सर के उज्जैन, भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक का। अब बात करूंगा, ठीक है। इसमें तो भोजराज के पुत्र का नाम क्या था, देवराज था, ठीक है। ये मतलब कहाँ गए, तो ये मतलब क्या क्या मुकुंद के यहाँ शरण लेते। मुकुंद की बात करेंगे तो क्या था, चेर शासक थे। मुकुंद क्या थे, मुकुंद की बात करेंगे तो क्या थे, चेर शासक थे, ठीक है। मुकुंद जो थे इनको चेर शासक देते हैं। अब बात करेंगे इनका मूल स्थान क्या था, इनके भोजपुर ये उज्जैनियों का, ठीक है, उज्जैन था, इसलिए इनको उज्जैनी राजपूत इनको कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेर राजा ने इन्हें उज्जैनी राजपूत की गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने का उनका पुत्र सहसबल राजा बना, ठीक है। और सहसबल जो था क्या किया, भोजराज को मार दिया। तो भोजराज का बेटा देवराज ने सहसबल को मार दिया, ठीक है। और उसके बाद चेर राज पे अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर में शासन किया। संतन सिंह की मृत्यु की बात करेंगे 1344 में हो गई। उसके बाद ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने लगभग 1457 ईस्वी तक भोजपुर पर अधिकार कर दिया। बिहटा को मतलब
ठीक है, अपना केंद्र केंद्र बनाया। बनाया। ठीक है, ये सारे कहानी थे। बाद में जाके हसन खान और उनके पुत्र शेर खान के उज्जैनियों के साथ अच्छे संबंध थे, और इनकी स्थिति की बात करेंगे तो लगभग ब्रिटिश काल तक मतलब बनी हुई रही थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आज का अंतिम, नुहानी वंश। ठीक है, ध्यान में किसी में शेरशाह सूरी वगैरह सब निकल के आ जाएंगे। नुहानी वंश की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में बंगाल के शासकों के संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच में सीमा रेखा निर्धारित कर लिया। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने किसे बनाया था सीमा रेखा के रूप में, किसे बनाया था, तो क्या बताएंगे, मुंगेर के क्षेत्र को मतलब क्या किया था, सीमा रेखा के रूप में बनाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने, ठीक है, किस व्यक्ति को बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था, दरिया खान नुहानी को किया था। किसे किया था, तो सिकंदर दरिया लोदी ने खान दरिया खान नुहानी। नुहानी को बिहार का, ठीक है, प्रभारी शासक नियुक्त किया था। दरिया खान नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का शासक बना। ठीक है, क्या बना, तो बहार खान नुहानी जो था बिहार का शासक बना। 1526 में कौन सी लड़ाई होती है, पानीपत की फर्स्ट 1526 प्रथम में बैटल ऑफ ध्यान में पानीपत रखेंगे, पानीपत, में। प्रथम लड़ाई बिल्कुल होती है। पानीपत का मतलब ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे कौन सी लड़ाई होती है, तो पानीपत का प्रथम प्रथम लड़ाई होती है। इसके बाद प्रथम बहार सॉरी। खान नुहानी ने, ठीक है, 1526 के बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण करके बिहार का स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया, क्योंकि इसमें सिकंदर लोदी लोदी वंश का ही कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र मारा कर गया। लिया। इसके पास उसका अल्पसंख्यक पुत्र अलाउद्दीन उर्फ जलाल खान शासक नियुक्त हुआ। इसके समय में शेरशाह का उत्थान प्रारंभ होता है। जलाल खान के समय में ही मतलब शेर खान का उत्थान क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, अब आता है परीक्षा उपयोगी प्रश्न की बात करेंगे, जो कि जितना भी प्रश्न अभी तक हो गया है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन रहेगा। अभी तक ने आपने पूरा मेरे साथ, आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एनिसेंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग अपने पेड क्लास में क्या पढ़ेंगे, मिडिएवल सर। तो ध्यान, मेडिवल हिस्ट्री कल से आपका प्रारंभ होगा। ठीक है, तो आज जितना भी एनिसेंट हिस्ट्री जो अभी तक आपने पढ़ा, देखते हैं आप लोग को कितना याद है, आपने कितना रिवीजन किया, इन सारी चीजों का भी पता चल जाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोग बारते शब्द का प्रयोग किया गया, बारते शब्द, रात के अति में अथर्ववेद में। ऋग्वेद में तो दो ही लोग का आंसर आया, कुछ बोलिए सभी लोग। उसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नीच 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 मतलब बोला जाता है, ऋग्वेद में किया टी-शर्ट गया था। वाला, ठीक है, हाँ। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम, हाँ, बिहार क्षेत्र की चर्चा, ठीक है, सर्वप्रथम किस वेद में आपको देखने को मिलती है, किस ग्रंथ में, वेद की किस बात नहीं है। ग्रंथ ठीक है, में? सतपर ब्राह्मण में, सतपर वायु ब्राह्मण पुराण में। में। अब वेद की, अब वेद नहीं, सतपर ब्राह्मण, वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद हो जाएगा। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन सा, नवपाषाणकालीन चिरांद संस्कृति की स्थल। बात हो रही है। चिरांद। ठीक है, चिरांद हो जाएगा। ठीक है, चिरांद में, हाँ। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति, बिहार के चिरांद नामक स्थल प्राचीनतम संस्कृति किसका है, सिंह। पूरा पाषाण का, नव पाषाण का, मध्य पाषाण का, क्या हो जाएगा, नवपाषाण। नव पाषाण। नौपाषाण का। हाँ, नौपाषाण का। नवपाषाण ही है। पर बिहार में नहीं था। ठीक है, वत्स। वत्स से नहीं था। ठीक है, वत्स विदय नहीं राज्य था। का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, अभी से आप लोग को नींद आने लगी, 2 घंटा क्लास करना है। विदय राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, आचार संगत। यजुर्वेद में नहीं, यजुर्वेद में। विदय राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों के में बांटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, बौद्ध साहित्य किस नगर का उल्लेख नहीं है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है, जहां पे बुद्ध कभी गए लखनऊ नहीं का थे, नहीं बोले है। थे याद कर, लखनऊ। में नहीं है। नहीं, लखनऊ का नहीं है। ठीक है, लखनऊ का, हालांकि बुद्ध तक्षशिला भी कभी नहीं गए थे। ठीक है, ध्यान में रखिए कि लेकिन वहाँ बौद्ध का साहित्य में इसका अवशेष उल्लेख है। मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गए नहीं मथुरा थे। ठीक कला है, का भी मथुरा से है। हर्यक वंश। हर्यक होगा इसमें। राजा शतुद्रैन राजाओं का समय किस वंश से है, हर्यक। हर्यक वंश। हर एक चलिए, वंश से। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे, बताइए, बिंबिसार से समकालीन थे। ठीक है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगृह। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, घनानंद। के शासनकाल। ठीक है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, देवनाम प्रिय। ब्रिसल, विशाल। ब्रिसल, डंटा कहाँ है, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस में मौर्य के लिए देवनाम प्रिय अशोक के लिए प्रयोग होता है ना। ब्रिसल का मतलब निम्न कुल का बताया गया है इसको मुद्रा राक्षस में। इनमें से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंदनगिरी पहाड़ी पर अपना चंद्रगुप्त सदित का मौर्य त्याग ने। किया, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य सर। चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अन्य था, मौर्य सम्राट बिंदुसार अ, जैन पहले धर्म तो में वैष्णव था। आजीवन। चलिए, लगता है आप लोग को दिख नहीं रहा था, जूम करना पड़ेगा।
इसलिए गलती गलती आंसर दे रहे नहीं देते थे। हैं। आगे चलेंगे आगे, ठीक है, बताना है। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? ये अशोक होगा। अशोक। स्थापना की थी, ठीक है। ये चर्चा किसमें मिलती है? कलहन की राज कलहन तरंगिणी अब- में। हाँ कलन के राजतंत्र से इसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार, ठीक है, किसके दरबार में मंत्री के पद पर सुशोभित था? अशोक के। बस अशोक। आप लोग के फोन में हाथ नहीं जाता, ठीक है। दुशासन। अजातशत्रु का इसी को ने भेजा गया था। क्या बोलते हैं, बौद्ध भगवान के पास पूछा गया वैशाली पे आक्रमण करे कि नहीं, देखे सजेशन लेने के लिए अजातशत्रु ने भेजा। कितना बार कहानी सुनाए होंगे। तो मतलब अजातशत्रु ने वत्सकार को बुद्ध भगवान के पास भेजा गया था, वैशाली पे आक्रमण करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। बुद्ध भगवान से सहायता लेने के लिए भेजा गया था। वैशाली को जीतने में वत्सकार की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। और ये मतलब अजातशत्रु का मित्र भी था, मंत्री भी था। अब बुद्ध भगवान के पास भी वत्सकार को भेजा गया था। कितना बार हम कहानी सुना दिए होंगे, फिर भी याद नहीं रहता आप लोग को। बुद्ध भगवान ने बोला था से वैशाली पे आक्रमण करेंगे कि नहीं, तो बुद्ध भगवान तो क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला से जब तक वैशाली के लोगों में एकता रहेगी, ठीक है, जहां पे हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर वहां पर चलिए, तब तक तुम वैशाली को हरा नहीं सकते हो, ठीक है। वैशाली को जीतने के लिए तुमको छल बल कल भी लगाना पड़ेगा, शक्ति के साथ नहीं हरा सकते हो। तो बाद में पता जासूसी भी करवा था वत्सकार ने, ठीक है, तब जाकर वैशाली को जीतने में अजातशत्रु की मदद जो की थी वत्सकार नहीं की थी। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा में कौन सा राज्य स्थित नहीं था, ठीक है। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण सीमा में कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तीनों ही नहीं बोल था। तो बिल्कुल तीनों ही थे, तीनों ही स्थित है। इसके बारे में वही स्थित था। अशोक का दूसरा अभिलेख, अशोक का 13वां अभिलेख, इसमें चोल चेर पांडे के बारे में जानकारी मिलती है। एक और भी मिलता है, एक और कौन सा मिलता है? एक तरह से चालुक्य था। सब पूरा इतिहास पढ़ा दिए। और सीता किसकी बहन थी यही नहीं पता है, ठीक है। सत्य पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ा है अच्छे से। सत्य पुत्र, चोल चेल पांडे और सत्य पुत्र, ठीक है, दूसरा अभिलेख में, 13वां में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, बताइए, तो पता होगा। हाँ उपगुप्त से। गुप्त से ना। महावीर का जन्म किन स्थान पे हुआ था? महावीर का जन्म बोध गया थोड़ी ना था सर, इसमें होगा सर। कुंडग्राम। कहाँ था? इतना समय क्यों लग रहा है? कुंडग्राम। बोध गया नहीं था तो क्या होगा? कुंडग्राम बोध गया नहीं था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, क्या समानता है बताइए। समानता था कि इन लोग मतलब इसका विरोध करते थे। जाति, आत्मा का आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। विश्वास, अविश्वास, वेद में देवी देवता, जाति प्रथा जाति की। प्रथा, पशु बलि का विरोध था। जो था यही दोनों में समानता थी। आत्मा और पुनर्जन्म के थ्योरी में, ठीक है, एक में बौद्धिज्म मानता था। बात करेंगे आत्मा और पुनर्जन्म को दोनों बौद्धिज्म मानता था, ठीक है, लेकिन जैनिज्म नहीं मानता था, ठीक है, हाँ, ठीक है। और वेदों को दैवी रचना के रूप में स्वीकार नहीं किया था, जाति प्रथा को मान्यता नहीं दी गई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? हर्ष या कनिष्क? वेरी गुड, ठीक है, कहाँ के शासनकाल में हुआ था? ध्यान में रखेंगे, अशोक के समय। काला अशोक के समय दूसरा हुआ था, काला अशोक के समय दूसरा हुआ था। हर्ष के समय, कनिष्क के समय में कितना हुआ था? कनिष्क के समय में चौथा हुआ था। और तीसरा की बात करेंगे अशोक के समय में हुआ था। पहला की बात करेंगे अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? पहला इस गुफा में हुआ था, हम डिटेल्स में बताए थे, कौन सा? सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? किस शासक ने तृतीय बौद्ध संगीति? अशोक। काला अशोक। फिर अशोक बोल रहे हैं, काला अशोक। अशोक में जमीन आसमान का वंश ही अलग हो जाता है। इसका शिशुनाग वंश था, अशोक का मौर्य वंश का शासक था वो। अंतर आप लोग को नहीं लगता है क्या? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तीसरा पूछे हैं, सब अशोक बोला। मतलब क्या हुआ तृतीय नहीं इसमें बोल रहे ना? थे, तीसरा तृतीय कहाँ बोल लिखा रहे हुआ थे। इसमें? अच्छा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ बताइए? रुक मौर्य के टाइम पे। बिंबिसार होगा, ठीक है, ध्यान में रखें। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ किसे? ये नहीं पूछ रहे हैं ऐसे मगध का मतलब वो बना था, मतलब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ की बात करेंगे तो बिंबिसार ही सही आंसर होगा, ठीक है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब होता है? 315।
तो ठीक है 315 में होता है। मेगास्नीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब होता है? तो 315 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्नीज के शासन में कौन शासक हो जाएगा? ये भी नहीं पता, बताइए कौन शासक है, आप बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर चलिए बात करेंगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले मेगास्नीज किस शासक ने भेजा था? तो ये तो बता ही दिया, सेल्यूकस निकेटर। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? भाभूति की कालिदास? अर्थशास्त्र का लेखक पटेल। ठीक है। चलिए, अशोक द्वारा अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में उल्लेख किसमें? अभी जस्ट थोड़ा पहले चर्चा की है। ठीक है, दूसरे में था, दूसरे और 13वें में। इसमें दिया हुआ है नहीं है। दूसरा 13वां बोले थे ना, कौन कौन है? चोल, चेल, पांडे और सत्य पुत्र था। चोल था, चेर था, पांडे था और क्या था? तो सत्य पुत्र था। ठीक है, दूसरा और 13वां में। ठीक है, सारा इतिहास पढ़ा दिया। कल से आपका मेडिवल हिस्ट्री शुरू होगा। अब पीछे पता चला था प्राचीन का, इसका मतलब रिवीजन नहीं करते आप लोग। चले, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का मुख्य साधन कौन सा है? क्या मिलेगा? अर्थशास्त्र। शासन की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इंडिका होगा क्या शास्त्र होगा, बताइए। अर्थशास्त्र होगा, अर्थशास्त्र होगा। कालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी किससे मिलती है? अर्थशास्त्र में या फिर मतलब इंडिका में? इंडिका होना चाहिए सर। शास्त्र। क्या होगा? इंडिका ही सही है। क्या है? इंडिका ही सही। क्या है? इंडिका ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या है? इंडिका ही सही है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, बारह निम्नलिखित में से मौर्य वंश का संस्थापक महापद्म नंद है? करना, सॉरी सुमेलित करना। मौर्य वंश का संस्थापक ए का क्या होगा? ए का 3। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। बी का ए किसमें भाई? इसी में मिल रहा है। ठीक है, बात करेंगे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद और मौर्य वंश का अंतिम शासक के बाद बृहद्रथ। मिला लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना? जस्ट अभी थोड़ा पहले हुआ है। विक्रमशिला। ध्यान में कौन सा विश्वविद्यालय था? तो ध्यान विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय में किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? सॉरी, बिहार किसका मतलब जन्मस्थली नहीं है, बताइए। आर्यभट्ट का। गौतम बुद्ध। आर्यभट्ट का नहीं है, गौतम बुद्ध स्वामी, इन तीनों का है। में हुआ था ये, नेपाल में नहीं हुआ था नेपाल इनका में। जन्म? हे भगवान, बिहार में लुम्बिनी। नहीं है। बिहार में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी में जन्म हुआ था अभी तो नेपाल नहीं में। बन रहा है इंटरनेशनल बौद्धा सेंटर बनने वाला है लुम्बिनी में। तभी तो नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में नेपाल था। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किसमें उद्गित किया गया? बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्गित किया? बौद्ध क्यों किया गया बिहार। बिहार का? बौद्ध बिहार की बहुलता का क्षेत्र। उल्टा का क्षेत्र। का क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध को कहाँ पे कौंडिन्य पे 5 ब्राह्मण मिले? कहाँ पे मिले थे? वेला में। उरुवेल में। उरुवेल में। उरुवेला। वेला में मिले थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ? ठीक है, बौद्ध धर्म को 2 भागों में यानी स्थाविर और महासंघी के रूप में विभाजित बी हुआ। हुआ। ठीक है, सूत्रपिटक और बुद्ध की विनय शिक्षाओं पिटक। का संकलन सूत पिटक विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म के 2 भागों में हिनयान और महायान में बट बी गया, हुआ किसमें था। होगा? बी। बिल्कुल ठीक है, बी में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई? किसने बना वैशाली को अपनी राजधानी? कालाशोक। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किसने बताया था? ठीक है, शिशुनाग ने। कलाशोक वैशाली से राजधानी उठा के क्या करता, फिर मतलब पाटलिपुत्र ले जाता है। ठीक है, शिशुनाग ने बनाया था। ठीक है, वैशाली को राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग बनाया था। कलाशोक उठा के फिर ले जाता है। ठीक है, कहाँ ले जाता है? नहीं जाता। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ पे? कहाँ पे बसु पूज्य की जन्मस्थली? बसु पूज्य की पाटलिपुत्री पटना में माना जाता है। ठीक है, बिहार में ही है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ पे? गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बोध गया। अरे वैशाली के समीप पलार कलाम के आस्था में जाते हैं, जहाँ पे जाके वो शिक्षा लेते हैं। कौन सी शिक्षा लेते हैं? सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सारा कहानी खत्म हो गया, लेकिन याद नहीं है। सांख्य दर्शन का शिक्षा लेते हैं। ठीक है, जो कि इनके पहले प्रथम ये- ऋषि थे। ठीक है, पहले सर गुरु थे, बाद में वो शिष्य बन गए थे ना। पहले गुरु थे फिर शिष्य बन जाएगा? ये कैसे होगा? पहले कोई गुरु रहेगा, बाद में जाके शिष्य बन जाएगा? कहाँ से सीखी ये बात? हम मतलब बाद पहले में शिक्षा ज्ञान लिए थे प्राप्ति ना के सर बाद तो उनसे, लेते हैं ना शिक्षा। बाद में वो शिष्य बनते हैं।
हम्म। आपको आपको सब पढ़ा रहा है बुद्ध सर। सर आपको पढ़ाने लगा था। का लार कलाम बार में शिष्य बन गया था। क्यों बोल रहे हैं? कोई गुरु शिष्य कैसे बन जाएगा? वन से गुरु वाले जो गुरु, ठीक है। आप हमको शिष्य कब बना रही है, सो बताइए। ऐसा कोई बात नहीं है, अरे ज्ञान शिष्य किसी से भी ले सकते हैं। शिष्य कितना भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है, वो बात है, लेकिन फिर गुरु शिष्य में कैसे कन्वर्ट होगा? हाँ, शिक्षा ले सकता है, समझ में आता है, ठीक है। हम तो नहीं पढ़े, ये हो सकता है होगा कहीं, ठीक है, लेकिन सर इसे वो सांख्य सीरियल में दर्शन की देखे थे शिक्षा इसलिए लिए थे, बोले। ध्यान में सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दूसरा गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र जो थे, दूसरे गुरु बने थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे इंटरव्यू। के थे ना। हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन था बसुपुत्र जी कहाँ का जन्म स्थली, तो वो चंपा के थे। वही तो हम कह रहे थे, चंपा। चंपा के हम अष्टपुजी चंपा के थे, हाँ जी वही देख सर। लीजिएगा क्या है, ठीक, हो सकता है चंप- चंपा ही होगा, देख लीजिए। का चंपा, देख लीजिएगा, ठीक है। किस शासक ने शिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग की थी, क्या बताएंगे? अजातशत्रु। शत्रु। तो ध्यान में रखेंगे, किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अजात शत्रु ने। कल से इंटरव्यू है ना, कब से कब तक इंटरव्यू है ये? नम- मिथिला में। मिथिला। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? सारिपुत्र का जन्म, ये नया क्वेश्चन है, बताइए, पढ़ा होगा आपने। गया। नालंदा में। गया। नालंदा में, नालंदा। ठीक है, नालंदा में हुआ था। मगध साम्राज्य के कलिंगा विजय सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अशोक। या चंद्रगुप्त अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, कई बार बोले थे, वार्निंग देके बोला महापद्मनंद। महापद्म नंद होगा, ठीक है, क्लास में भी जोर देके बोले थे, तो ध्यान रखे महापद्म नंद होगा, ठीक है। कलिंग विजय करने का असर सबसे पहले इसी को जाता है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर और अंग मुंगेर भागलपुर। में, ठीक है, भागल मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है। किस संहिता ने पाटलिपुत्र में यवनों के यूनानियों का आक्रमण आपको देखने को मिलता है? किसमें? चरक में, भृगु में, गार्गी में, किसमें देखने को मिलता है? का। गार्गी संहिता में। किसमें है? गार्गी संहिता में। किसमें? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पे यवनों के आक्रमण का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, ठीक है। गुप्तकालीन किस सम्राट ने प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमारगुप्त कुमारगुप्त। प्रथम, क्या हो जाए? कुमारगुप्त। नालंदा में स्थित बरगांव नालंदा महाविद्यालय का पता किसने लगाया था? कनिंगम की हिलर ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, किसने लगाया था? कनिंगम, किसने? कनिंगम सही है, कनिंगम सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विदेह राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण का सतनाम उपहार के लिए कहाँ वर्णित है? विदेह राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण उपहार कहाँ पर वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद में। विदक रानायक उपनिषद में। अब आपस गट गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसकी दीवारों पे कथा दृश्य अंकित है, किसके है? तो क्या बताएंगे? नल दमयंती रामायण का। के, ठीक है, ध्यान में रखेगा, रामायण में, ठीक है, रामायण के, ठीक है, रामायण के, ठीक है। नल दमयंती का परिणय कथा नहीं है, ठीक है। नल दमयंती का चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा का चित्र है। कहाँ पे बनाया था? ये अपने घर पे बनाया होगा, कहाँ पे बनाया होगा? अपने स्टूडियो में बनाया था बनाया होगा। पहाड़ उहाड़ पे थोड़ी ना बनाया था, पोर्ट्रेट पे। ये आधुनिक लेखक 1900 के आसपास का ही लेखक है ये। हरेक वंश के उपरांत मगध पे किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हरेक के बाद क्या बताएंगे? शेषनाग वंश। हरेक की बात करेंगे वंश। 50 पर। अरे कितना, हरेक के बाद किसका हो जाएगा? शिशुनाग होगा शिशुनाग ही ना। होगा, शिशुनाग ही होगा, ठीक है, उसके शिशुनाग बाद ही होगा, ठीक है। उसके बाद नंद आता, फिर मौर्य आता, फिर शुंग आता, ठीक है। महाभारत तथा पुराने का मगध का सर्वप्रथम राजा कौन था, जिसकी चर्चा महाभारत में भी है? वृत्रथ। कौन था? बिल्कुल बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक मगध का और शासक जारासंध का चर्चा महाभारत में देखने को मिले, जिसे भीम जो था गदा युद्ध में पराजित करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, गदा युद्ध में भी पराजित किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इस क्लास को इधर मेन ग्रुप में लेने से क्या फायदा? सब तो उधर के पेड ग्रुप के ये सब है इधर, ठीक है। प्रचार किसके साथ करेंगे हम? मगध महाजनपद का संस्थापक क्या हो जाएगा? मगध जनपद का संस्थापक की बात हो रही है, बताइए सही से क्या होगा इसका आंसर?
विद्यात जरासंध। जरासंध था, ठीक है। महाभारत में इनका वर्णन है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। नहीं लेंगे संडे से नेक्स्ट क्लास, कोई नहीं आते इधर फ्री वाले, ठीक है। नहीं सर, एक क्लास नहीं है। 50,000 में 30 मिनट। पैसा लेके पढ़ाना ही सही है, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक देखिए, आप लोग पैसा दिए तो आप लोगों को कितना चाक है। फ्री वाले को नहीं बोलते, गाँव में चाक नहीं होता, वही है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे? तो बिंबिसार, ठीक है। चलिए, मगध के ब्रह्म इसको इसको क्या श्रेणी की श्रेणी का कहते थे, क्योंकि इनके पास ना एक स्थायी सेना थी, ठीक है। क्या थी? अस्थायी सेना थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को सर पराजित करके कौन सा, हाँ हम लोग को पढ़ाना होता तो आज थोड़ी पढ़ाते आप, कल पढ़ाते। यही तो जी। है। सही बोले, ठीक है। इसका आंसर बताइए, ठीक है। बिंबिसार ने इतना ब्रह्मदत्त भी को सच पराजित नहीं करके बोलना कौन सा चाहिए। राज्य जीता, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अंग होगा। क्या तो होगा? सर अंग होगा। बाद में जाके दोनों की दोस्ती हो गई थी, ठीक है। दोनों की दोस्ती हो गई, फिर इसके दोस्ती को बेटा जो आता है अजातशत्रु ना, फिर अंग भंग कर देता है, ठीक है। इसके दोस्ती को, अंग को जीत लेता है अजातशत्रु, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वज्जित संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो क्या बताएंगे? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है। क्या? अजातशत्रु, ठीक है। वज्जित संघ के लिच्छवियों को पराजित किया, वैशाली पे आक्रमण किया, किससे किससे मतलब सहायता से? वत्सकार, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया? पाटलिपुत्र, तो बता ही देंगे, उदयन हो जाएगा। किससे मुक्ति दिलाने के चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं? तो किससे? ईरानी से भी, शक से। क्या बताएंगे? शकों से। अरे ये यूनानी से लड़े थे ना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? उसका बेटा का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। अशोक का धर्म, मौर्य के बाद ये बिंदुसार बनेगा, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक था। दादा के बाद बेटा बना के डायरेक्ट पोता शासक बनेगा, ठीक है। अशोक का धर्म क्या था? क्या था? धार्मिक संहिता, नैतिक आचार संहिता, धार्मिक प्राकृतिक संहिता, युद्ध संहिता। धार्मिक क्योंकि अशोक का धर्म की बात करेंगे तो क्या हो धार्मिक जाएगा? ध्यान में संहिता। रखेंगे तो एक नैतिक आचार संहिता, धार्मिक संहिता था। नैतिक आचार संहिता, ठीक है। ध्यान रखें, नैतिक आचार संहिता था, ठीक है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इनका शान शौकत का मुकाबला सूजा और न तो मतलब क्या बोल सकता, इकबातान कर सकते थे, ठीक है। किसने कहा? तो इसका एरियन ने कहा। किसने कहा? नहीं नहीं, एरियन है। एरियन ने इसके राज दरबार की तुलना ना, ठीक है, देवलोक से की है, ठीक है। और ये इनका राज दरबार जो था कहाँ में? पटना में था, ठीक है। पटना में कहा था? कुम्हरारा में था, ठीक है। लकड़ी का मतलब राज दरबार, मतलब पुराना महल जो था लकड़ी का बना हुआ था, पटना के कुम्हरार में। 80 को अब खम्भा। हाँ, 80 देखिए, खंबा तक इनको याद है। राज्य के गया के समीप में नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखेंगे, दशरथ ने करवाया था, ठीक है। जो कि आगे चलकर जीविकाओं को दे दिया गया था। मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन चमार ग्रहणी इच्छनी प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ था? पटना के दीदारगंज से। कहाँ से हुआ? पटना के दीदारगंज से। पाटलिपुत्र नगर निर्माण तो सुंदरता का भव्य वर्णन किसने किया? सेल्यूकस निकेटर या फिर मेगास्थनीज ने? किसने किया? तो बता ही देंगे, आसान प्रश्न है, ठीक है। मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस क्या करने आएगा? इसी के राजदूत तो मेगास्थनीज आया था। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी टूटे डायनोसियस को राजदूत बना के मतलब पाटलिपुत्र भेजा था? डायनोसियस किसके दरबार में था? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिंदुसार का। बिंदुसार अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो अशोक भी हो जाएगा, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीपुत्र पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? बताइए, किसने कहा था? बताइए क्या हो जाएगा? एस्टर्वो, ठीक है। एस्टर्वो, ठीक है। क्या नाम था उनका? एस्टर्वो था। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या था? किस विद्वान ने, ठीक है, अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस का नाम धारण किया था? एस्टर्वो के अनुसार, ठीक है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। 5 सदस्य में 6 समिति थी, पता ही होगा। यह कथन किसका है? तो क्या बताएंगे? मेगास्थनीज का, ठीक है। चलिए, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? किसने किया था? किसने किया था? नहीं, पुष्यमित्र ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग करेगा ना, बार बार बता रहे हो, ये मतलब बौद्धों का विरोधी था। बौद्ध का विरोधी था पुष्यमित्र शुंग, तो इसी ने किया था, ठीक है। ये ध्यान रखे, पाटलिपुत्र कुकुटाराम विहार था, ठीक है, पाटलिपुत्र में था, ठीक है। बौद्ध का विरोधी हुआ करता था। कनवंश का संस्थापक की बात की, कनवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ध्यान में कौन हो जाएंगे? तो वासुदेव हो जाएंगे। कौन हो जाए कनवंश के संस्थापक? वासुदेव हो जाएंगे, ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? ठीक है, तो उसको उठा के ले आता, पता ही होगा आपको। कौन को 3 चीज लेकर आता? 3 चीज क्या क्या लेकर आता है? भिक्षा पात्र होता है और मुर्गा होता है चांदी सोना का, जो कि आगे चल के, सॉरी क्या नाम था,
नहीं, वसुमित्र को नहीं लेकर आता, अश्वघोष को लेकर आता है, ठीक है। जो कि क्या लिखते हैं, अश्वघोष क्या लिखते हैं, तो बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित लिखते हैं, ठीक है। अब मगध पे शासन करने वाले वंशों का सही क्रम बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहले हर्यक, हर्य के बाद शिशुनाग, बी हो शिशुनाग के बाद जाएगा। नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कण्व, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कण्व के बाद सातवाहन, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। कलिंग नरेश खारवेल को उपहार जो मिला था, कीमती उपहार कहाँ से मिला था, तो क्या बताएंगे। ठीक है, तो इनको मिला अंग एवं मगध से। कहाँ से, अंग एवं मगध से मिला था, ठीक है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र पे यवनों का आक्रमण की बात है, किसके शासनकाल में था, पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, ध्यान में, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ, नहीं पाटलिपुत्र। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र का मतलब क्या, नाती, लिच्छवी का नाती, ठीक है। किसका मामा का घर लिच्छवी हुआ करता था, शत्रु का। समुद्रगुप्त के, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियो का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एकार्थ, तो महापदम, महापदम नंद को कहा गया, ठीक है। ध्यान रखें, कहा महापदम नंद को, ठीक है। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक नालंदा में एक बौद्ध विहार मठ का स्थापना करवाया था। तो शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। किसके, किसने गांव भी मांगी थी। शैलेंद्र वंश, क्या नाम था उसका, देवबालपत्र पुत्र, पुत्रदेव, जावा का शासक था, बालपुत्र देव शैलेंद्र वंशीय था। ध्यान में रखेगा, यही हो जाएगा, ठीक है। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना का, उदंतपुरी वैशाली में, बिहार शरीफ में किसने करवाया था उदंतपुरी में, देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदंतपुरी में गोपाल ने करवाया था, धर्मपाल ने विक्रमशाला का, क्या बोलते हैं उसको, विक्रमशिला के करवाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के पत्तियों से गंगा और सोन के संगम पे अवस्थित पाटलिपुत्र के सुरक्षित किलों से सुसज्जित किया और आगे चल के पाटलिपुत्र नगर बसाया। तो किसने किया था, तो वैशाली के वज्जी से या फिर अंग से, क्या होगा, वैशाली के वज्जी से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में एक किला का स्थापना किसने करवाया था, ठीक है। तो मगध शत्रु अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के पत्तियों से गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया और आगे चल के पाटलिपुत्र नगर बसाया। तो किसने, तो क्या हो जाएगा, अजातशत्रु ने, जो कि किसके डर से, तो वैशाली के वज्जियों से। बिहार में 60 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई है, भागलपुर से, सुल्तानगंज, भागलपुर में ही पड़ता है ना सुल्तानगंज। हाँ। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र की बात करें, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखें, नालंदा हो जाएंगे, ठीक है। किसने वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों के यहाँ चिकित्सालय बनवाए, यहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। किसने किया है इसका वर्णन, तो ये फाइहान ने किया है। किसने कहा, तो फाइहान ने किया है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे कहा, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया जीवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने। किसने किया था, आदित्य सेन, नहीं आदित्य सेन ने, ठीक है। आदित्य सेन ने किया था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। चीनी यात्री सिंह का बिहार भ्रमण कब होता है, 673 या फिर 635 में, बताइए। 673 में होता है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, हर्षवर्धन के शासनकाल में बात कर रहा हूँ, बताइए। तो नालंदा, क्या हो जाएगा, तो नालंदा, ठीक है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, तो शशांक था। कौन था, शशांक। प्रथम वसुमती के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे, प्रथम वसुमती के महाकश्यप, क्या बताएंगे, महाकश्यप हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, महाकश्यप हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो बोध ज्ञान किसने ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध ज्ञान में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध को हुई थी, ठीक है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो 13वें अभिलेख में मिलता है, ठीक है। पड़ोसी राज्य का भी वर्णन आपको 13वें अभिलेख में मिलता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो षष्ठम पीढ़ी, छठम या पंचम, क्या हो जाएगा, बताइए। 6 नंबर का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 6 मंदिर, ठीक है, छठी पीढ़ी का था, ठीक है। किस पीढ़ी का था, छठे पीढ़ी का है, ठीक है। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में वहां किया गया, जहां क्या हुआ था, बुद्ध भगवान को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर कुछ और हुआ था, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति। ये आपका पंचम होगा, ठीक है। बीपीएससी तक कितना बार लिया ही है।
इसमें कंफ्यूजन होता है षष्ठम और पंचम में, ठीक है, लेकिन बीपीएससी 5 आंसर देता है, ठीक है। चलिए बताना, जी बोध गया सर। में निर्माण किसने किया था, ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे बुद्ध बुद्ध के ज्ञान का प्राप्त किया था, इसलिए यहाँ पे बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसी के तरह आपका मेडिवल आपका प्राचीन बिहार मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। ये अब रिवीजन आपका चलते रहेगा, ठीक है। कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे,